उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत। आज फिर हम आपके सामने जीएस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। महाजनपद काल से संबंधित हमने इसमें सुपर 30 क्वेश्चन को लिया है, जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हो। यहाँ से कोई क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और हमने इसमें सुपर 30 क्वेश्चन लिए, जो कि इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सभी को इसमें सम्मिलित किया है। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। मगध की प्रथम राजधानी थी। तो आपको बताना है कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवर्ष, राजगृह या फिर चंपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिवर्ष या फिर राजगृह। तो मगध की जो प्रथम राजधानी हुआ करती थी वह कौन सी थी? राजगृह। मगध राज्य की कई सारी राजधानी हुई है वैसे तो, राजगृह हो गया, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो जो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी? राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी हमने बताया था कि मगध जो राज्य हुआ करता था उस टाइम, तो उसके जो राजधानी थी लगभग 2-3 राजधानी हुआ करती थी। पहली का हमने जो जिक्र किया है वह कौन सी? राजगृह, और दूसरी राजगृह। एंड जो दूसरी राजधानी कौन सी हमारे इसमें पाटलिपुत्र के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन को। अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयीन द्वारा या फिर कनिष्क द्वारा। तो जो पाटलिपुत्र का जो राजधानी के रूप में जो चयन किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? उदयीन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन को देखते हैं। महाभारत से, अंगुत्तर निकाय से, उपनिषदों से या फिर संयुक्त निकाय से। तो उस टाइम जो महाजनपदों कालीन की जो सूची हमें प्राप्त होती है वह वहां पर कितने जो महाजनपद हुआ करते थे? 16। इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन बी। अंगुत्तर निकाय है क्या है? ये क्या एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें किस चीज की जानकारी मिलती है हमें? 16 महाजनपदों की। तो प्रश्न नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, शुक्ल या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। जो घनानंद था वह किसके समकालीन था? सिकंदर के। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक या फिर अजातशत्रु। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, घनानंद। अभी हमने कहा तो घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। और नंद वंश का एक कौन था? एक अंतिम सम्राट भी था। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन को देखते हैं। अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत। ऑप्शन को देखते हैं। केवल फर्स्ट या फिर अजातशत्रु, 2 और 3, पहला और तीसरा या पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। यानी कि जो बुद्ध के जो समकालीन थे वे कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। देखिए अभी हमने जो जिक्र किया था कि जो महाजनपदों की जो जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ। तो देखो बुद्ध के समकालीन ये कौन हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे या फिर प्रशासक हुआ करते थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या फिर शिशुनाग।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। तो बिंबिसार ने क्या किया, अंग राज्य का विलय अपने उसमें मिला लिया और मगध का विस्तार क्या कर लिया, अपने क्षेत्र को और बढ़ा लिया। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किस राजवंश का शासन था? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। नंदवंश का, मौर्य वंश, सुगवंश या फिर कर्णवंश। तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो भारत में वंश चल रहा था वह कौन सा वंश चल रहा था? नंदवंश। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा नंदवंश। और नंदवंश का जो अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद के समकालीन कौन था? सिकंदर। सिकंदर के समकालीन कौन था? हमारे घनानंद। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु या फिर नागदशक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को किस और नाम से जाना जाता है? कुणिक के साथ, कुणिक के नाम से। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयीन, अशोक या फिर घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता है? तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या फिर भरतपुजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। तो झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता के नाम से पहले जाना जाता, लेकिन वर्तमान में अब क्या है? झेलम नदी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद। देखो, मगध जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसके जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते, इसमें जो सबसे बड़ा हुआ करता था मगध। मगध का विस्तार इतना हो चुका था कि ये बहुत बड़ा एक राज्य बन चुका था, क्योंकि इसमें जो आसपास के जो छोटे क्षेत्र हुआ करते थे, छोटे जनपद हुआ करते थे, उनके शासकों ने क्या करा, मगध के जो शासक थे आसपास के महाजनपदों को क्या कर लिया, अपने राज्य में उनका क्या कर लिया, विलय कर लिया। जैसे अवंती को जीत लिया और से किसका हिस्सा बना दिया, मगध का। तो क्वेश्चन हमारा है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिशुनाग ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या फिर 600 ईस्वी पूर्व में, या फिर 300 ईस्वी पूर्व में। तो भारत में जो सिक्का और मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वह कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सैन्य कहा जाता है, सैन्य का मतलब होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। ऑप्शन को देखते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या फिर शिशुनाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। तो जो बिंबिसार हुआ करता था, ये क्या करता था, अपने पास एक नियमित और एक परमानेंट सेना को रखा करता था, जिसकी वजह से क्या कहा जाता था, सैन्य। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है इस प्रश्न की। ऑप्शन को देखते हैं। सुगवंश, हर्यक वंश, नंदवंश या फिर मौर्य वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। देखो, पितृहंता वंश इसको क्यों कहा जाता है, हर्यक वंश को? क्योंकि इस वंश के द्वारा जितने भी शासक हुए वो क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की। तो इसी वजह से इस वंश को क्या कहा गया, पितृहंता वंश। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गृहपति का अर्थ धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो गृहपति का जो अर्थ हुआ करता है वह क्या है? धनी किसान। तो महाजनपद काल में जो गृहपति को क्या कहा जाता था? धनी किसान। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? ग्राम, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या फिर ग्रामपति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम भोजक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्ज या फिर कान्यकटक? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवंतिका। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वह क्या था? अवंतिका। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद वंश। तो चंद्रगुप्त द्वारा किस वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी? नंद वंश। और नंद वंश का वह कौन सा शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? घनानंद। तो घनानंद को पराजित कर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नंद वंश को समाप्त कर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की थी। आशा है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, भरतदत्त, अजातशत्रु या फिर शिशुनाग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतदत्त। तो मगध के अंदर जो सबसे प्राचीन वंश हुआ करता था जो उसके संस्थापक कौन थे? भरतदत्त। और बिंबिसार किसके संस्थापक थे? हर्यक वंश के। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ये हमारे एक साइड में हमारे महाजनपद है और एक साइड क्या है? हमारी राजधानी। तो इसको आपको क्या करना है? सुमिलित करना है, इनमें से देखना है कि गलत युग्म कौन सा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गंधार हुआ करती थी, क्या इसके कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी? कौशल की श्रीवास्ती, वत्स की कौशाम्बी, शूरसेन की राजगिर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये युग्म क्या है? गलत है, क्योंकि गंधार की जो कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला हुआ करती थी, कौशल की श्रीवस्ती, वत्स की कौशाम्बी, लेकिन शूरसेन की राजगिर कैपिटल नहीं थी। राजगिर किसकी कैपिटल हुआ करती थी? मगध की। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में या फिर तक्षशिला में? तो सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी? बेबीलोन के अंदर। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? झेलम, सतलज, रावी या फिर व्यास? तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी को। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा? तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ वह किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानी द्वारा, यूनानी द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाण द्वारा? देखो पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की वह किसकी? प्राचीन काल में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ किसके द्वारा हुआ? ईरानी द्वारा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया पहला यूरोपीय आक्रमण, तो पहला जो यूरोपीय आक्रमण हुआ वह किसके द्वारा हुआ? यूनानी द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनानी द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य, चंद्रगुप्त एवं घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सिकंदर एवं अंबी के मध्य। तो हाइडेस्पस या फिर इसको क्या कहा जाता है? वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये किस किस के मध्य हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण क्या था? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या फिर दूसरा इसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, या फिर तीसरा कारण देशद्रोही भारतीय शासकों द्वारा इसे सहयोग मिला, या फिर नंबर 4 वह एक अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन को देखते हैं इसके। पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कारण क्या है? बिल्कुल सही है। तो जो सिकंदर की जो भारत में सफलता हुई थी वह किन किन कारणों के बीच हुई थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी, और उस समय जो सिकंदर की जो सेना थी वो श्रेष्ठ प्रकार की थी, और भारत में जो भारत के लोग थे वह देशद्रोही के रूप में सिकंदर को उन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था। मतलब कि देशद्रोही भारतीय शासकों द्वारा उसे सहयोग मिला, और वह एक अच्छा प्रशासक तो था ही। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। महाजनपद कालीन मगध पर 544 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन को देखते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो महाजनपद कालीन जो मगध पर किन किन शासकों ने, किस किस वंश ने शासन किया था? हर्यक वंश ने, शिशुनाग वंश ने और नंद वंश ने। वो 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना की बिंबिसार द्वारा होती है, और 322 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? नंद वंश की, जो कि इसका अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। और इसके पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना करता है? मौर्य वंश की। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? ऑप्शन को देखते हैं। निर्याकस, सेल्यूकस, निकेटर, घनानंद, या फिर पोरस। तो जो सिकंदर के 2 सेनापति हुआ करते थे, पहले इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्याकस। तो सिकंदर के जो सेनापति हुआ करते मुख्यतः 2 सेनापति थे, तो निर्याकस, एक सेल्यूकस, निकेटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया जल सेनापति कौन था? तो जो जल सेनापति कौन था? निर्याकस, और दूसरा कौन था? सेल्यूकस, निकेटर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। जल सेनापति का मतलब जल का जो पर्यायवाची होता है, एक नीर होता है, तो आप नीर से निर्याकस को याद कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि उत्तराखंड दृष्टि का आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर उत्तराखंड दृष्टि का आपको यह सेशन अच्छा लगा तो आप उत्तराखंड दृष्टि को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।